गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बोटनी बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास है। इसमें हम पेपर सेकेंड पढ़ रहे हैं और हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में अंतर अध्ययन किया था। प्रसारण के कुछ सिद्धांत हमने पढ़े थे। प्रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, ये हमने पढ़े थे। जिसमें हमने रसारोहण, रस का मूल से और शीर्ष तक पहुंचना रसारोहण कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, इसके अंदर वाष्प का मतलब पानी का पेड़ पौधे की सरफेस से निकलकर उड़ जाना है ना, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके अंदर पानी भाप बन के और उड़ जाता है। तो इसको वाष्पीकरण में कोई सतह की आवश्यकता नहीं होती। ये हमने क्लासिफाइड किया था, दोनों को डिफरेंशिएट किया था कि जिसमें वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है पेड़ पौधे में, तो हम ये पहले देखते हैं कि जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो पूरी स्किन से ही वाष्पोत्सर्जन करते हैं। जैसे कि उनके ऊपर पत्तियां, जैसे हमने जैसे नागफनी देखी, नागफनी पूरा मांसल पार्ट होता है। कुछ में पत्तियां बहुत अधिक होती हैं, कुछ में पत्तियां होती हैं तो अलग अलग टाइप की होती हैं, कुछ में पत्तियां बहुत छोटी टाइप की होती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जो लगभग सभी पौधे करते हैं। कुछ में यह क्रिया पत्तियों के द्वारा होती है, जिसमें पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा रंध्रों के द्वारा होती है, और कुछ में तने में पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा होती है। तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जैसे कि कोई लीफ है, इसके अंदर कोई स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसके अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं, तो इसकी जो कोशिकाएं हैं उनकी बनावट ऐसी होती है कि ये रंध्र जो इन्वायरमेंट की हवा है और इसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ हैं, कोशिकाएं, वो इनके संपर्क में रहती हैं। तो जैसे ड्राई हवा आती है और अंदर नमी बनी हुई कोशिकाएं होती हैं, तो उनकी वो जो पानी है वो वाष्प रूप में बाहर आता रहता है। तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती रहती है। वाष्पोत्सर्जन का एक अनुपात होता है। इस अनुपात में क्या होता है कि यदि जो पानी वाष्प बन चुका होता है, तो उस पानी का यदि हम उसके अनुपात में उस पौधे का जो ड्राई वेट लेते हैं, तब यदि कोई पौधा है और उस पौधे का ड्राई वेट को हम उसके अनुपात में लेते हैं, तो ये इसका वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है। अनुपात बराबर जो वाष्पीकरण का जो पानी है उसका वेट, और उसके डिवाइड में यदि हम कर दें कि जो ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स का है, ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स, किसी पौधे में वाष्पीकरण के बाद जितना पानी उड़ जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ वेट है यदि हम उसको अनुपात में लगा दें, डिवाइड में लगा दें, तो ये वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन अनुपात इसलिए जरूरी है कि ये टोटल वेट कैलकुलेशन के काम आता है। टोटल वेट कितना है उस पौधे में, तो उससे इसका पता चलता है। अब वाष्पोत्सर्जन के प्रकार क्या क्या हैं, ये देखते हैं हम वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन के
प्रकार। तो वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है क्यूटिकुलर प्रकार का, क्यूटिकुलर टाइप ट्रांसपायरेशन, इसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कह सकते हैं। दूसरा है लेंटिक्युलर ट्रांसपायरेशन। तीसरा टाइप है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो क्यूटिकुलर जो है वो है उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन, जो कि क्यूटिकुलर जो चर्म पाई जाती है बाहर की तरफ, क्यूटिकुलर जो एक लेयर पाई जाती है क्यूटिकुलर की, तो उसके द्वारा यदि वाष्पोत्सर्जन होता है तो यह है उपचर्मी या क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहलाता है। इसके बाद दूसरा है लेंटिक्युलर, या इसको हम कहते हैं वातरंध्र। तो वातरंध्र क्या होता है? तने के ऊपर पाए जाने वाले वो छिद्र जिनसे कि जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, वो वातरंध्र कहलाते हैं। वातरंध्र लेंटिक्युलर ट्रांसपायरेशन कहलाता है। उसके बाद है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसके अंदर हम 1 से 10% तक ट्रांसपायरेशन होता है। इसके अंदर अप्रोक्स 1% के करीब ट्रांसपायरेशन होता है। 90% ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, जिसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं, जो कि रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया 3 टाइप की होती है। पहला है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिक्युलर ट्रांसपायरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर का मतलब कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां नहीं होती हैं और उनके ऊपर क्यूटिकुलर वैक्स, क्यूटिकुलर लेयर पाई जाती है, और उस लेयर के थ्रू भी ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है। यह प्रोसेस में अप्रोक्स 10% टोटल ट्रांसपायरेशन की 10% हो सकती है। तो इसमें उपचर्म जो होती है उसके द्वारा जल का नुकसान होता है, वाष्पीकरण होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, जिसमें कि वातरंध्र तने के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, उनसे भी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है। तो ये अप्रोक्स 1% के लगभग होता है। उसके बाद में 90% जो ट्रांसपायरेशन है स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो कि स्टोमेटा लीफ के ऊपर पाए जाते हैं। लीफ की दोनों सतह होती हैं, उनके ऊपर रंध्र पाए जा सकते हैं। तो ऊपर वाली सतह पर भी और नीचे वाली सतह पर भी रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग पौधों में अलग अलग पत्तियों की सतह पर अलग अलग नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। इससे पहले पत्तियों की संरचना एवं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को देखते हैं हम। पत्तियों की संरचना एवं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों की संरचना एवं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों की संरचना में हम देखते हैं कि ऊपर एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस जो एक कोशिका की एक लेयर होती है, इसके ऊपर ये पाया जाता है। इसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, इसी के साथ नीचे की तरफ भी ऐसी एक एपिडर्मिस पाई जाती है।
जिसको लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पर एक विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें खंभ ऊतक, स्पंजी ऊतक प्रकार के कहते हैं। ठीक है, ये पैलिसेड टिश्यू कहलाते हैं। पैलिसेड टिश्यू, स्पंजी मृदुतक भी कहते हैं इनको ना, स्पंजी मृदुतक, स्पंजी मृदुतक, स्पंजी मृदुतक कहलाते हैं। ये इस तरह से इन सेल में एक लेयर पाई जाती है। इसके बाद में ये जाइलम एंड फ्लोएम पाई जाती है। इसके अंदर जाइलम, फ्लोएम, ये जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये लोअर एपिडर्मिस, इसके ऊपर भी ये लेयर पाई जाएगी। और इसी के अंदर कुछ ये स्टोमेटा, ये जो है वह स्टोमेटा, स्टोमेटा। और ये जो है समयपूर्ण वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। और ये है स्पंजी पेरेन्काइमा, ये जो इसको बना के रखती हैं इस तरह से, ये है स्पंजी पेरेन्काइमा। ये है स्पंजी पेरेन्काइमा, स्पंजी पेरेन्काइमा। तो ये हम कोशिका का और रंध्रों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पत्तियों की संरचना, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि इसके ऊपर क्यूबिकुलर ये लेयर पाई जाती है, तो यहाँ पर ये अपर एपिडर्मिस पाई जाती है। अपर एपिडर्मिस के बाद में ये पैलिसेड टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि ऊपर वाली परत को थोड़ा सा कठोर बनाते हैं। लीफ की जो ऊपर वाली परत है उसको थोड़ा कठोर बनाते हैं। पैलिसेड टिश्यू होते हैं। इसके बाद इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है, जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। और ये यहाँ पर ये स्टोमेटा पाए जाते हैं, और इसमें स्टोमेटा रोम भी पाए जाते हैं, स्टोमेटा हेयर हो सकते हैं, ये पाए जाते हैं। ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में होते हैं। स्टोमेटा डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होता है। और ये जो वेस्कुलर बंडल है वो स्पंजी पेरेन्काइमा से भी जुड़ा होता है, स्पंजी पेरेन्काइमा से जुड़ा होता है। तो इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो रंध्र हैं पत्ती के नीचे और ऊपर दोनों सतह पर पाए जा सकते हैं। यहाँ पर बात ध्यान देने की ये है कि यहाँ पर जो लीफ है, यदि हम इस लीफ की बात करते हैं, तो हमने ये लीफ का एक स्ट्रक्चर, लीफ की जो अनुप्रस्थ काट है इस तरह से काट के ये देखिए, जिसमें कि यहाँ पर जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम स्पंजी पेरेन्काइमा से कांटेक्ट में होते हुए स्टोमेटा से कांटेक्ट में होते हैं। स्टोमेटा से कांटेक्ट में होने के कारण यहाँ पर इनका गैसों का आदान प्रदान होता है, और गैसों का आदान प्रदान होता है तो यहाँ पर जो वायुमंडल में शुष्क गैस पाई जाती है, और अंदर वाली जो कोशिकाओं के बीच में स्पंजी जो पेरेन्काइमा उसके बीच में जो हवा पाई जाती है, गैस पाई जाती है, तो वो गीली पाई जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो नमी है वो स्टोमेटा के अंदर आ जाती है, और इस तरह से पानी है जो भाप बन के निकल जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन
उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा पानी का वाष्प उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर जाइलम में पानी आता है जो कि इन कोशिकाओं की नमी बनाए रखता है। इसमें जो सेल में जो स्पेस होता है वो नम बना रहता है और लीफ का टेम्परेचर मेंटेन करता है। लेकिन जब बाहरी इन्वायरमेंट में सूखापन होता है तो वो जो गैस है स्टोमेटा के अंदर रहती है, तो वहाँ पर वो हीट जनरेशन होता है और यहाँ पर जो ये नमी वाला पानी है वो मॉइस्चर है वो यहाँ पर एकत्रित होती है और ये भाप बन जाता है। तो इस तरह से जो वेस्कुलर बंडल है इसमें प्रेजेंट जाइलम फ्लोएम और ये सारा लीफ का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का कंप्लीशन होता है, पूर्ण होती है। तो इस संरचना के आधार पर हम देख सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रंध्र का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यदि हम इस भाग को देखें, ये रंध्र का स्ट्रक्चर कैसा है, तो रंध्र के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये स्टोमेटा छेद है और ये गार्ड सेल है। ये दोनों गार्ड सेल है। इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये थिक वॉल है। ये थिक वॉल है, थिक वॉल। तो ये एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है जिसको हम देख रहे हैं स्टोमेटा में बाकी जो बाहर की जो सेल हैं वो पाई जाती हैं। इस तरह से ये सेल पाई जाती हैं अलग से। तो यहाँ पर हम इस स्टोमेटा की बात कर रहे हैं। यदि हम इसको ओपन करके देखते हैं तो ये 2 सेल का एक छेद होता है जिसके अंदर की तरफ ये थिक वॉल पाई जाती है, और ये थिन लेयर पाई जाती है, ये वाली थिन लेयर होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब कंपोनेंट इसकी टर्जिडिटी स्फीति बढ़ती है तो ये छेद ओपन हो जाता है। अदरवाइज यदि इसकी स्थिति कम रहती है तो ये छेद इस तरह से होता है, ये बंद रहता है। ठीक है, मतलब जब पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है तो भोजन बनाया जाता है। भोजन बनाने में कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट संश्लेषित होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट संश्लेषित होते हैं तो वो पत्ती में इकट्ठे होते हैं। तो इसमें एक तरह से प्रेशर जनरेट होता है और यहाँ पर वो कंपोनेंट आने लगते हैं। तो इन कोशिकाओं में कंपोनेंट इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, टर्जिडिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर कुछ जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होने से क्या होता है कि वो थ्रस्ट ऑफ सेल बढ़ती है। इन सेल की थ्रस्ट बढ़ने से इनके अंदर पानी आता है और पानी आने से और ये खुल जाती है। इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट से दोनों सेल ये चौड़ी होती है, टर्जिट होती हैं तो ये छेद ओपन हो जाता है। तो इनके अंदर पानी ज़्यादा आया तो जैसे ये बाहर के इन्वायरमेंट में जो हवा है सूखी है उसके कांटेक्ट में आता है तो फिर यहाँ पर ये जो पानी है भाप बन के और इसके अंदर आता है और ये बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे फिर इनका पानी कम हो जाता है तो फिर वापस से ये स्लथ हो जाते हैं, सेल वापस से श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक होने से वापस स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि नेचुरली वो सुबह के टाइम में ओपन करते हैं स्टोमेटा, लेकिन जैसे जैसे धूप पड़ती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो रात में ही अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं और तभी गैसों का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि दिन के समय में धूप बहुत तेज़ होती है और वहाँ पर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पानी कम है पौधों में स्टोमेटा बहुत कम
समय के लिए खुलते हैं और गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो स्टोमेटा का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें मेन पार्ट गार्ड सेल का होता है, जो दो गार्ड सेल हैं। गार्ड सेल के अंदर की तरफ ये थिक वॉल पाई जाती है। ये थिक वॉल होने से क्या है कि जब इसमें कंसंट्रेशन बढ़ती है कंपोनेंट्स की तो ये बीच में से ओपन हो जाती है और चारों तरफ की टर्जिडिटी इनको इस छेद को ओपन कर लेती है। ओपन करने से ये जो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हुआ था इसके अंदर पानी ज़्यादा आ गया, तो यहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है और गैसों के साथ में ही इन्वायरमेंटल ड्राइनेस के कारण यहाँ का जो पानी है वो वाष्प बन के निकल जाता है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि वो जो वाष्प उत्सर्जन के प्रकार हैं वो 3 प्रकार का होता है। क्यूटिकुलर टाइप का, जिसमें कि केवल त्वचा के ऊपर कोई रंध्र नहीं पाया जाता है, त्वचा होती है उत्सर्जन जिसके द्वारा ही वाष्प उत्सर्जन हो जाता है। लेकिन कुछ लेंटिक्युलर वात रंध्र पाए जाते हैं, तने के ऊपर कुछ रंध्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, जिनसे भी हवा गैसों का एवं पानी का आदान प्रदान हो जाता है। तो यहाँ पर भी ट्रांसपायरेशन होता है। लेकिन स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन एक स्पेसिफिक ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस है जो कि स्टोमेटा के द्वारा ही होती है और स्टोमेटा मेनली 90% तक ट्रांसपायरेशन केवल स्टोमेटा से ही होता है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो जिसमें 2 गार्ड सेल होती हैं। गार्ड सेल के जो भीतर की तरफ जो लेयर होती है वो थिक लेयर होती है और यह लेयर इसलिए उपयोगी है क्योंकि जब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट बढ़ते हैं तो यह चारों तरफ से टर्जिड हो जाती है। टर्जिड होने से ये दोनों सेल हैं वो एक छेद की तरह आकार में ओपन हो जाती हैं और जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है और इनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होने से पानी एब्जॉर्ब किया जाता है। पानी एब्जॉर्ब होता है तो वो भी भाप बन के निकल जाता है। तो इस तरह से वाष्प उत्सर्जन की क्रिया भी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि रंध्रों के प्रकार। रंध्रों के प्रकार रंध्रों के प्रकार तो स्थिति एवं वितरण के आधार पर रंध्र कौन सी स्थिति पर और किस तरह से वितरित हैं उसके आधार पर रंध्रों को वितरित किया गया, जिसमें कि 5 प्रकार के रंध्र बताए गए हैं। स्थिति एवं वितरण के आधार पर, स्थिति एवं वितरण के आधार पर रंध्र निम्न प्रकार के होते हैं। रंध्र निम्न प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है इसमें सेव एवं सहतूत प्रकार के। सेव एवं सहतूत, सेव एवं सहतूत प्रकार के ऐसे जो प्लांट हैं सेव एवं सहतूत जिनकी पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं वो केवल नीचे की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, रंध्र हैं जो केवल पत्ती के नीचे की सतह पर, पत्ती के नीचे की सतह पर पाए जाते हैं। ऊपर वाली सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते। तो सहतूत और सेव, सहतूत का पत्ता हम लेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि उसके ऊपर वाली सतह में रंध्र कम पाए जाते हैं, रंध्र नहीं पाए जाते हैं, जबकि नीचे वाली सतह में रंध्र पाए जाते हैं। दूसरी देखेंगे हम आलू एवं बीन प्रकार। इसमें क्या होता है कि ऊपर वाली सतह पर रंध्र कम पाए जाते हैं जबकि नीचे वाली सतह पर ज्यादा पाए जाते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र कम एवं निचली सतह पर रंध्र
अधिक पाए जाते हैं, रंध्र अधिक पाए जाते हैं। तो पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र कम पाए जाते हैं एवं निचली सतह पर रंध्र अधिक पाए जाते हैं। ऐसे आलू एवं बीन्स में पाए जाते हैं। उसके बाद में तीसरा टाइप है इसका, वो है जई एवं मटर प्रकार के। जई एवं मटर प्रकार, जई एवं मटर प्रकार। तो जई एवं मटर प्रकार में क्या होता है कि दोनों सतह, पत्ती की जो सतह होती है दोनों तरफ उसमें रंध्र समान रूप से पाए जाते हैं। तो दोनों सतहों पर समान संख्या में रंध्र पाए जाते हैं, समान संख्या में रंध्र पाए जाते हैं। 3 प्रकार हो गए। उसके बाद फोर्थ है कुमुदनी प्रकार। चौथा प्रकार है कुमुदनी प्रकार। कुमुदनी प्रकार। कुमुदनी प्रकार का, जिसमें क्या होता है कि केवल रंध्र जो पाए जाते हैं वो नीचे की सतह पर पाए जाते हैं, नीचे की सतह पर केवल रंध्र पाए जाते हैं। नीचे की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। तो कुमुदनी प्रकार का जो कुमुदनी पौधा होता है उसमें केवल पत्ती के, कुमुदनी प्रकार में सॉरी ये ऊपर की सतह पर ही पाए जाते हैं, केवल नीचे की सतह पर नहीं, ऊपर की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। 5वां है पोटोमोजिटोन प्रकार के। पोटोमोजिटोन, तो इसमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं। रंध्र अनुपस्थित होते हैं और यदि रंध्र पाए भी जाते हैं तो निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो रंध्रों के प्रकार हम इसको वितरित करते हैं, स्थिति एवं वितरण के आधार पर हम रंध्र देखते हैं तो निम्न प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है कि सेव एवं शहतूत प्रकार के। सेव एवं शहतूत में सतह के, जो पत्ती की सतह होती है उसमें नीचे रंध्र पाए जाते हैं, ऊपर रंध्र नहीं पाए जाते हैं। जो दूसरा प्रकार है आलू एवं बीन प्रकार, जिसमें ऊपर की सतह पर कम रंध्र पाए जाते हैं, मतलब ऊपर की सतह पर कुछ पाए जाते हैं और ज़्यादा रंध्र नीचे की सतह पर पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है जई एवं मटर, जिसमें दोनों सतहों पर रंध्र बराबर पाए जाते हैं, दोनों सतहों पर रंध्र बराबर पाए जाते हैं। चौथा है कुमुदनी प्रकार, जिसमें केवल ऊपरी परत पर ही रंध्र पाए जाते हैं, नीचे की परत पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं। और 5th प्रकार है जो पोटोमोजिटोन, जिसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, यदि पाए भी जाते हैं तो वो निष्क्रिय होते हैं, कोई काम नहीं आते हैं। रंध्र दिखाई दे सकते हैं बट वो निष्क्रिय होते हैं, काम नहीं आते हैं। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के जो रंध्र हैं वो हम स्थिति एवं वितरण के आधार पर इनको बांटते हैं। इसके बाद में दैनिक गतियों के आधार पर भी रंध्रों को डिवाइड किया गया है। दैनिक गतियों के आधार पर, दैनिक गतियों के आधार पर रंध्रों के प्रकार, जिसमें फर्स्ट प्रकार है अल्फा अल्फा प्रकार। अल्फा अल्फा प्रकार रंध्रों के जो दैनिक गतियों के आधार पर प्रकार हैं, जिसमें क्या होता है कि रंध्र दिन में खुलते हैं और रात्रि में बंद रहते हैं। ये होते हैं कि जो दिन में तो खुलते हैं, दिन में खुलते हैं एवं रात्रि में
बंद रहते हैं। अल्फा अल्फा प्रकार में दिन में तो रंध्र खुलते हैं जबकि रात्रि में बंद रहते हैं, ये अल्फा अल्फा प्रकार के रंध्र कहलाते हैं। दूसरा है आलू प्रकार के, जो दिन और रात दोनों में बंद रहते हैं। आलू प्रकार के जो दिन एवं रात दोनों में बंद रहते हैं, लेकिन सुबह और शाम कुछ समय के लिए खुलते हैं। ठीक है, आलू प्रकार में दिन और रात दोनों में बंद रहते हैं रंध्र, लेकिन सुबह और शाम कुछ समय के लिए खुलते हैं। उसके बाद है जो प्रकार के, इसमें क्या होता है कि रात्रि में बंद रहते हैं, दिन में कुछ घंटे के लिए खुलते हैं। रात्रि में बंद रहते हैं, रात्रि में बंद, दिन में कुछ घंटे के लिए खुलते हैं। दिन में कुछ घंटे के लिए खुलते हैं। फोर्थ टाइप है इक्विसिटम प्रकार के। इक्विसिटम प्रकार के मतलब ये हैं जो रंध्र कभी नहीं खुलते हैं। इक्विसिटम प्रकार रंध्र बंद रहते हैं, हमेशा रंध्र बंद रहते हैं। रंध्र होते हैं पर हमेशा बंद रहते हैं, कभी खुलते नहीं हैं। और लास्ट 5 प्रकार का है मांसोरहित प्रकार के, जो रात में कुछ समय के लिए खुलते हैं बाकी बंद रहते हैं। मांसोरहित प्रकार के मांसलोभित प्रकार रात्रि में ओपन, डे में क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से गति के आधार पर, मतलब दैनिक गतियों के आधार पर जो रंध्र हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अल्फा अल्फा प्रकार, जिसमें दिन में रंध्र खुलते हैं जबकि रात्रि में बंद रहते हैं। आलू प्रकार के, जिसमें दिन और रात दोनों में बंद रहते हैं लेकिन सुबह से शाम कुछ समय के लिए खुलते हैं। जो प्रकार के, जिसमें कि रात्रि में बंद रहते हैं और दिन में कुछ घंटे के लिए खुलते हैं। जबकि इक्विसिटम में रंध्र होते हुए कभी नहीं खुलते हैं। जबकि मांसलोभित पौधों में रात्रि में रंध्र खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। जबकि हमने इसको वितरण के आधार पर रंध्रों को, वितरण स्थिति में वितरण के आधार पर रंध्रों को बांटा है, तो वो 5 प्रकार के बांटे। सेव एवं शहतूत प्रकार के, जिसमें कि पत्ती की निचली सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं। जबकि आलू एवं बीन्स में कुछ रंध्र हैं जो ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं जबकि नीचे की सतह पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप है जई एवं मटर, जिसके ऊपर दोनों सतहों पर जो स्टोमेटा हैं, रंध्र हैं, वो समान नंबर्स में पाए जाते हैं। कुमुदनी प्रकार के जो हैं उसमें ऊपर की सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं, नीचे की सतह पर नहीं पाए जाते हैं। जबकि मोजिटोन में रंध्र पाए जाते हैं बट वो ओपन नहीं होते हैं। जैसे हमने इक्विसिटम में देखा था रंध्र बंद ही रहते हैं, तो वहाँ पर भी पोटोमोजिटोन प्रकार का भी कहते हैं, जैसे कि रंध्र अनुपस्थित होते हैं, ये ओपन नहीं हो पाते। रंध्र होते तो हैं लेकिन ओपन नहीं होते हैं। तो इस तरह से अभी तक हमने ये देखा है कि इसमें कि जब वाष्पोषण की प्रक्रिया में वाष्पोषण के प्रकार कैसे हैं, कि जहाँ पर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन होता है। इसके बाद हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा है, जिसमें स्टोमेटा किस तरह से उसकी स्पंजी जो पैरेन्काइमा है उससे कनेक्ट होता है, और जो ऊपर और नीचे जो इसकी क्यूटिकुलर लेयर पाई जाती है, दोनों तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है, उसके बीच में वेस्कुलर बंडल पाया जाता है और स्पंजी पैरेन्काइमा पाई जाती है, जहाँ पर स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये 2 गार्ड सेलों से बना होता है। इन दोनों गार्ड सेल के अंदर वाली सतह है वो मोटी होती है
जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होने के बाद में, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है पत्ती में, तो कुछ कंपोनेंट हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं, और बनने के बाद में इसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, सेल की प्यास बढ़ती है और इसमें पानी आना स्टार्ट होता है, और सेल, ये दोनों जो गार्ड सेल है वो टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड होने से ये खुल जाता है। खुलने से इसका जो पानी और गैसों का आदान प्रदान होता है, और जो पानी है वो भी बाहर के टेम्परेचर की शुष्क हवा जो आती है उसको नमी बनाने में चला जाता है, और ये भाप बन के निकल जाता है। इसके बेस पर ये स्टोमेटा है। और स्टोमेटा लीफ में किस तरह से पाए जाते हैं, किस तरह से नहीं पाए जाते हैं, ये इसको दो भागों में बांटा गया है, जो नंबर्स और स्थिति एवं वितरण के आधार पर हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें कुमुदनी में केवल ऊपर पाए जाते हैं, और फोटोमोजिटोन में रंध्र नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं, जबकि जई मटर में दोनों परतों पर समान नंबर्स में पाए जाते हैं, जबकि आलू एवं बीन्स में ऊपर की सतह पर कुछ स्टोमेटा पाए जाते हैं, जबकि नीचे की सतह पर स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि सेब एवं शहतूत में रंध्र पत्ती के नीचे की सतह पर ही पाए जाते हैं, ऊपर की सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि दैनिक गतियों के आधार पर, मतलब दिन की जो गति है, दिन है, रात है, कब है, तो वो जब रंध्र कब खुलते हैं उसके आधार पर हमने उसको डिवाइड किया है, जिसमें कि हम कहते हैं कुछ ऐसे हैं स्टोमेटा जो कि दिन में ही खुलते हैं, ऐसा अल्फा में होता है, रात्रि में बंद रहते हैं, जबकि आलू में है दिन और रात दोनों में बंद रहते हैं, सुबह और शाम कुछ समय के लिए खुलते हैं। जबकि हम देखते हैं जौ में रात्रि में बंद रहते हैं, दिन में कुछ घंटे के लिए खुलते हैं, और इक्विसिटम में रंध्र होते हैं लेकिन वो हमेशा बंद रहते हैं। और मांसलोद्भिद पौधे हैं जिनके अंदर के रंध्र दिन में बंद रहते हैं, क्योंकि मांसलोद्भिद पौधे लगभग हमारे रेगिस्तानी एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है, और पानी की कमी की पूर्ति के लिए, मतलब बनाए रखने के लिए वो दिन में खुलते ही नहीं है, क्योंकि दिन में तापमान ज़्यादा होता है, सूर्य प्रकाश ज़्यादा होता है, तो वाष्पीकरण का, वाष्पोत्सर्जन होने का खतरा बढ़ता है, पानी खत्म होने का खतरा बढ़ता है। इसलिए ऐसे इन पौधों में जो रंध्र हैं वो केवल रात्रि के समय में ही ओपन हो पाते हैं, रात्रि के समय में ये ओपन करते हैं, और उसके बाद में अपना रात्रि में ही अपना पूरा जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो एकत्रित किया गया जो पदार्थ था उसको ये अपने यूज में लेते हैं। तो रंध्रीय गति की क्रिया विधि हम देखें तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे कि ये ट्रांसपिरेशन है वाष्पोत्सर्जन का, 3 प्रकार का होता है, रंध्र 2 प्रकार के होते हैं जिनको डिवाइड किया गया है। लीफ का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, और स्टोमेटा का ये इम्पोर्टेंट है कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें जो गार्ड सेल का कार्य क्या है ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो रंध्र कैसे खुलते